नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। साथियों, एक ऐसा मुद्दा है, आज उस पर चर्चा करेंगे जो लगभग आज कल कॉमन चल रहा है और सभी के सामने भी वो बात है, लेकिन हर कोई उसको नज़रअंदाज कर रहा है। एक्चुअल में बात क्या है, अगर हम बात करें कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे भारतवर्ष की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे जो पूर्वज हैं वो भी कहते आए हैं, जो हमारे हिसाब से भी है, वो है जवान, किसान और पहलवान। फिर से सुनना साथियों ध्यान से, जवान, किसान और पहलवान, ये तीनों रीढ़ की हड्डी कही जाती है इस देश की। और अगर हम बात करें तो वाकई में है भी रीढ़ की हड्डी। किसान बिना भी जीवन संभव नहीं है। जवान जो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं उनके बिना भी कुछ नहीं है। और पहलवान, पहलवान यानी कि स्पोर्ट्समैन कोई भी हो, जो बेटियां बहनें हमारे लिए मेडल लेकर आती हैं, हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करती हैं पूरी दुनिया में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें सभी स्पोर्ट्स आ गए, जवान, किसान और पहलवान। इसलिए मैंने एक छोटा सा नारा दिया है, इन तीनों के बिना हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था बोल लो या रीढ़ की हड्डी बोल लो, वो लगभग लगभग इन तीनों पे टिकी हुई है। तो साथियों, आज उसी एक छोटा सा मुद्दा उस पर बात करेंगे और जानेंगे वीर सिंह भाई और सोनी भाई से इसके बारे में कि एक्चुअल में ये जो मुद्दे चल रहे हैं, और आज जो मैंने तीनों बात की है, जवान, किसान और पहलवान, दुर्भाग्य इस देश का सबसे बड़ा यही है कि आज ये तीनों के तीनों आज रोड पे हैं। तीनों के तीनों आंदोलनकारी बन चुके हैं। आंदोलनकारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी वो मजबूरियां बना दी गई हैं इस षड्यंत्रकारी सरकारों द्वारा, इन एजेंटों द्वारा, कि आज वो उन्होंने आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है, इसी बात की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। तो वीर सिंह भाई और सोनी भाई मेरे साथ हैं। तो वीर सिंह भाई और सोनी भाई बताइए कि आज कारण क्या है कि आज जवान, किसान और अब पहलवान, स्पोर्ट्समैन, सभी के सभी आज रोड पर बैठे हैं। वंदे मातरम साथियों। वंदे मातरम जी। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। हमने इतने दिन वीडियो क्यों नहीं बना पाए कि मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग प्रवास पे थे, ठीक है। जी भाई। जन जागृति के लिए घूम रहे थे, लोगों को जगाने के लिए घूम रहे थे। तो अभी 1-2 दिन पहले लौटे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज वीडियो बनाई जाए। किस विषय पर बनाई जाए? जितने भी ये साथी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, जितने भी लोग हैं, वो आज 2 दिन हो गए हैं जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। वो बैठने का कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। ऐसा क्या मजबूरियां हैं, जवान भी, किसान भी और पहलवान जैसे कि किरण भाई ने बताया कि वो तीनों के तीनों सड़कों पर आकर खड़े हुए हैं। क्या कारण है? ये कारण सिर्फ और सिर्फ एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही है। उसके बारे में आपको डीपली जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सरकारें ऐसा क्या कर रही हैं जो इनको सड़कों पर उतरना पड़ता है। हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब किसान की फसल जाती है उसका दाम गिरा देते हैं। आप लोग सब जानकार हैं, समझदार हैं, आप समझ सकते हैं किस विषय पर हम बात कर रहे हैं और किस कारण बात कर रहे हैं। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा चल रहा है, फार्मर जो कंपनियां हैं अपना दवाइयों की, फार्मा कंपनियां बोलते हैं जिनको, उनके ये षड्यंत्र हैं। किसी न किसी कारण, किसी न किसी तरीके से वो लागू कर रहे हैं और इनको ध्वस्त करते जा रहे हैं दिन पर दिन। वीर सिंह आप भाई, एक चीज़ एक बार देखिए। आपकी बात रोकूंगा मैं। जो ये फार्मा कंपनियों का आपने नाम लिया, इनका मैंने एक स्लोगन सुना था, फार्मिंग विदाउट फार्मर, कि आप खेती करोगे लेकिन बिना फार्मर के, बिना किसान के। क्या ऐसा संभव है? जी बिल्कुल, ऐसा क्या कारण है कि इन्होंने ये एक स्लोगन दिया है? बिल्कुल है, हो सकता है ये संभव है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में ब्लूरे टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, जी भाई। रोबोट्स के बारे में आपने सुन लिया। रोबोट्स सर्जरियाँ कर रहे हैं, डिलीवरियाँ कर रहे हैं, और तो और वो ब्रेन के ऑपरेशन तक कर रहे हैं। अपना जो दिमाग में कैंसर हो जाता है या कुछ और अन्य कारण होते हैं, जैसे पैरालाइज हो गया, उसके ऑपरेशन तक कर रहे हैं रोबोट्स। तो आप सोचिए कि अगर वो काम कर सकते हैं तो फार्मिंग क्यों नहीं कर सकते? विदाउट फार्मर फार्मिंग है जो, वो क्यों नहीं कर सकते? हर हर चीज़ को एक पर्टिकुलर किसी एक डिजिट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। उसको एक मैप बनाया जा रहा है जिसके अंदर उसको घुसाया जा रहा है। वो एक डिजिटल जेल बोल सकते हैं हम उसको। जी उसमें भाई। घुसाया जा रहा है दिन पर दिन, उसकी विशेषताएं बता करके इसमें ये होगा वो होगा। ना जाने कितने फ़ायदे गिनवा देते हैं, लेकिन उनमें से फ़ायदा कुछ भी नहीं है सिवाय नाश के। बाकी का जो बात है वो सोनी भाई बताएंगे किसान के ऊपर, किसानों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा साथियों रहा है। नमस्कार। साथियों, मुद्दे बहुत बड़े हैं और इतनी बड़ी बड़ी वीडियो लोग देख भी नहीं पाते।
तो वीडियो छोटी बनानी पड़ती हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं। मैं भी किसान तबके से हूँ और किसान हमारे वेद ग्रंथों में यह बात कही है कि उच्चतम कृषि, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, करनी बेकार। ठाली फिरत बेकार, ये ऐसी बातें हैं। जी उच्चतम खेती बताई गई है, ये बड़े उच्च दर्जे का काम था कभी, लेकिन आज युवाओं की सोच और हमारे आसपास का माहौल ऐसा बना दिया कि डलों में कुछ नहीं है, खेती में कुछ नहीं है। नौकरी करने वाला बच्चा टुकार उसको बताते थे, और आज हम अपने बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं जो ये कभी पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगा जी भाई। और कुछ करेगा ही नहीं, ना कुछ है खेती में। अरे जमींदारों के बालक हैं मतलब हमारे बड़े बड़े भी यही बात कहते हैं। ये इनके दिमाग में ये बातें आई कहाँ से, ये ऐसा क्यों कहने लग गए? क्योंकि जब एक समय था हर चीज जो है किसान से जुड़ी हुई थी, 6 महीने में सबका हिसाब किताब होता था। आज भी जुड़ी हुई है सोनी भाई, मैं आपके बीच में बात रोक रहा हूँ। किसी हाँ ना किसी बिल्कुल तरीके है, से वो किसान से जुड़ी हुई आज है। भी है। मैं आपको एक छोटी सी, मैं आपकी रोकता हूँ, छोटी जी सी एक बात बताता हूँ आज कैसे जुड़ी है। यहीं से बात ले लेते हैं वीर सिंह भाई की। आप लोगों के सामने लॉकडाउन लगा है, बिल्कुल ताजा ताजा उदाहरण है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। लॉकडाउन लगा था, मार्केट में मतलब पैसा नहीं था किसी के पास भी लेने देने के लिए। क्या हुआ, किसानों की फसल कटने वाली थी गेहूं, जब लॉकडाउन लगा जी भाई, 23 मार्च की मार्च बात है। 23 मार्च को। जी जी जी। तो अप्रैल में गेहूं आनी थी, लॉकडाउन का झांसा दे के और पेमेंट सारी रोक ली। मैं जमींदार था, पंजीकरण मैंने करा रखा था, फसल बेच के आए, लगभग 1 डेढ़ महीने तक पैसा नहीं आया। तो सारी मार्केट में हो गया पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। जिसके पास जाओ, दवाई लेने जाओ, चिकित्सा कराने जाओ, कोई सामान लेने जाओ, भाई पैसा है था ही नहीं। तो ये जब किसानों की पेमेंट आई, किसानों ने जहां जहां से अपना उधारीकरण शुरू कर रखा था उनको पैसे दिए, तब जाके मार्केट में पैसा घूमा किसानों की पेमेंट आने के बाद। ये तो ताजा उदाहरण है, आप लोगों के सामने का उदाहरण है। और जो व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने सेट कर रखी थी पुरानी, वो भी यही थी कि जी 6 महीने भाई, में किसान की पेमेंट आती थी। वो लोहार को, अपना लोहार नाई को, सुनार बाडी, सुनार को, बाडी नाई को धोबी देता था, और आपस में सारे ये सिस्टम चलता था डिस्ट्रीब्यूट होके उसी टाइम। चलता था। बिल्कुल किसान से ही जुड़े हुए तो एक भाई आप एक तो क्या कह ये रहे हो? चीज है, और आज के जो दौर में चल रहा है, मान लीजिए आप ब्रेड लेने जाते हैं, ब्रेड कहाँ से आता है? ब्रेड वहीं से आता है, फैक्ट्री से। और वो फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल है, उसका कच्चा माल है, वो कहाँ से जाता है? वो गेहूं के ही बनता होगा ना। तो वो किसान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, वो भी किसान किसान से जुड़ा हुआ है। जो पिज्ज़ा बर्गर वगैरह, आप कुछ भी मार्केट में खाने पीने का लेते हैं, XYZ कुछ भी, वो किसान से जुड़ा हुआ है। यही हम बताना चाहते हैं एक कि छोटी सी, किसान रीढ़ की हड्डी इसलिए माना जाता है कि वो पूरे देश को, पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया को किसान ही चलाता है। वीर अभी सिंह भाई, अभी सोनी खेत में भाई, कुछ एक है मिनट तो मैं सब बात कुछ रोक है, रहा नहीं हूँ तो आप नहीं। दोनों की। कारण क्या है कि आज किसान को भी रोड पे, आज अभी देख लो कि शुगर मिल के सामने किसान बैठे हैं हमारे सभी के सभी। हम भी कल वहीं थे और आज भी वहीं से आए हैं। तो कारण क्या है कि जवान, किसान और पहलवान, जो मैंने स्टार्टिंग में स्लोगन दिया था, या तीनों के तीनों रोड पे हैं। वन बाय वन करके बताइए सबसे पहले किसान के बारे में। साथियों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र आपने सुना होगा, एजेंडा 2030 का, आपने यूट्यूब गूगल पे देख लेना, मिल जाएगा। इन लोगों का एजेंडा क्या है? यही है कि ये जो भारतवर्ष कभी विश्व गुरु था, ये अपने पैरों पे आज भी खड़ा हुआ है, क्योंकि गांव बर्बाद नहीं हुए जी अभी भाई भी। जी। अपने बलबूते पे गांव कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इनके पास जमीन है, जायदाद अपनी चला लेते हैं ये गुजर बसर। शहरों में दिक्कत आती है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले क्या सोच रहे हैं कि भाई किसान के हाथ में भी कुछ नहीं छोड़ना है। जैसे अभी ड्रोन की बात कर रहे थे, जी ड्रोन जी के भाई। साथ खेती करेगी, मतलब हर चीज उसी से जुड़ी हुई है। कैसे किसानों की जमीन जो है बैंकों में पड़ी है, इसको कैसे मतलब कंगाली के तौर पे लेके कंगाली जाना के है। तौर पे लाके और फिर कहना पैसा दो हमारा, मतलब ये बड़े मैटर हैं। और यानी कि सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगला जो निशाना है वो सीधा सीधा जमींदार किसान तबका है। बस बिल्कुल बिल्कुल। यही है। तो अब केसीसी के नाम पे सारी जमीनें गिरवी रखी हुई हैं, 99%। शायद कोई एक आधा व्यक्ति होगा जो केसीसी कार्ड नहीं ले रखा। किसान क्रेडिट किसान कार्ड। क्रेडिट कार्ड के नाम पे सबकी जमीनें गिरवी रखी हुई हैं। जब वो बोलेंगे कि हमारा पैसा वापस दो, अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, कहाँ से दोगे? वीर सिंह जो था भाई, हमारे पशुधन को ना, पशुधन, देख मेरे मुंह से भी यही निकला, पशुधन। ये पशुधन क्यों था? पशुओं से धन कैसे कमाया जाता था? दूध बेच के, इनकी नस्लें सुधार के, बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें थी हमारे पास, इनका दूध बेच के काफी मुनाफा ले लेते थे किसान। लेकिन आज यहाँ आके ये भी खत्म कर दिया कि भूस कहाँ से लाएंगे, घास कहाँ से लाएंगे,
ये महंगा होता जा रहा है। हम मतलब गांव में भी पशु रखना अब पसंद नहीं करते, जंगल गाय बर्बाद कर रखना। दिए, जंगल। वो पशु जो पशु जिसको हम पशु कह रहे हैं, वो दरअसल बैल था। बैल से खेती की जाया करती थी, और वो वही धन था, क्योंकि वो खेत में काम करेगा तो वहां से अनाज आएगा, अनाज आएगा तो हमारी जीविका चलेगी, वो धन ही था। सबसे अच्छा धन तो यही है ना कि औलाद बची रहे, जमीनें बची रहे, सबसे बड़ा औलाद धन है। तो वो धन ये हुआ करता था, उसको पशुधन भी इसीलिए कहा जाता था कि वो पशु हमारे खेतों में काम करते थे और वो हमारी जीविका चलाते थे। हाँ जी सोनी भाई, कुछ बताएं। ठीक है वीर सिंह भाई, तो मैं एक बात फिर से स्टार्ट करूंगा कि जैसे कि आपने किसान के बात करी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जवान की। कि आज जो हमारा जवान है वो भी रोड पे है, वो भी आंदोलन किए उन्होंने अभी जस्ट कुछ ही महीने पहले। कारण क्या था कि जो अग्निवीर की इन्होंने भर्ती तैयार की थी, अग्निवीर की जो फौज तैयार कर रहे हैं, वो आई थिंक आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है हमें कि अग्निवीर क्यों तैयार किए जा रहे हैं। वीर सिंह भाई थोड़ा विश्लेषण करेंगे अग्निवीर के बारे में? अग्निवीर तैयार किए जा रहे हैं, जो ये अपना पेट्रोल पंप हैं उन पे भी पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। लाइक तो श्रीलंका की तरह। हाँ, श्रीलंका की तरह बिल्कुल। जो अपने गोदाम है, अनाज के गोदाम जो पूंजीपतियों के हवाले में हैं अब भी, और जी उनमें स्टॉक जमा किए जा रहे हैं। जब फूड क्राइसिस आएगा या खाने के अकाल पड़ेगा, तो उस वक्त वो अग्निवीर वहां पर बंदूक लगाकर खड़े रहेंगे कि कोई यहाँ पे लूट मार ना करे। रक्षा करने के लिए, उनकी उस गोदामों की सुरक्षा के लिए, रक्षा गोदामों के की लिए। हाँ, गोदामों की सुरक्षा के लिए, और पेट्रोल पंप और की ये सुरक्षा ये के लिए। ये कानून पास भी हो चुका है। आप अपनी आर्मी सुप्रीम कोर्ट में कि आप 10 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे जितने आपको चाहिए यहाँ पर रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। प्राइवेट बंदा प्राइवेट कोई भी आर्मी रख सकता रख है। सकते हो ये आप, कानून बन चुका है सोनी बन भाई? चुका है जी ये कानून। प्राइवेट अरे वाह। आर्मी का कानून बन चुका है। हाँ। तो साथियों देख लो, कानून बन के सभी तैयार हो चुके हैं, बस उनको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट लागू करना बाकी है। लागू भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे जिस दिन, जैसे सोनी भाई ने, वीर सिंह भाई ने बताया है कि जिस दिन ये फूड क्राइसिस की तरफ एक ये जो बोलते हैं ना किनारा है, और किनारे पे हमारा देश खड़ा है फूड क्राइसिस के, बस पीछे से धक्का देना है और फूड क्राइसिस में हमारा देश आ चुका होगा। तो साथियों ये बात होगी हमारे अग्निवीर की। अब बात करते हैं किसान, जवान और पहलवान की। पहलवान की बात कर लेते हैं। आज हमारे जो पहलवान है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी रोड पे बैठे हैं। दिल्ली जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा न्यूज में 2 दिन कि हो गए जंतर मंतर पे 2 से 3 दिन हो गए बैठे हैं। तो उसका कारण बताएंगे वीर सिंह भाई थोड़ा सा, सोनी भाई, कि आज जो हमारे पहलवान स्पोर्ट्स पर्सन है उनके साथ भी इतनी नाइंसाफ़ी की जा रही है। जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो मेडल लेके आती हैं और कहीं ना कहीं वो उनका जो उनकी गंदी नीति है, जो गंदी नज़र है, उसका शिकार होती जा रही हैं। क्या क्या कारण है इसके बारे में भाई जी, बताओगे इसके बारे में थोड़ा? इसके बारे में आप ही चर्चा करो करण भाई, थोड़ा पहलवान के बारे में। तो मैं, चलो ठीक है भाई, जैसे बता कि आप देता हूँ। क्रिकेट खेलते रहे आज तक, हाँ, इसलिए। जी जी, चलो मैं बता देता हूँ। जो ये सबसे बड़ा कारण है ना इसका कारण यही है कि जैसे सोनी भाई ने और वीर सिंह भाई ने एक एजेंडा चलवाया, एजेंडा 2030। उसके साथ कहीं ना कहीं इसके भी डोट से डोट मिलाओगे आप तो इसी के साथ कनेक्ट होंगे। जो हमारा स्पोर्ट्स पर्सन है, और कहीं ना कहीं जो कुश्ती का या एक पहलवानी का हब माना जाता है हरियाणा को, तो कहीं ना कहीं जातिवाद में फंसाकर इसको, हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इतिहास उठाकर देख लो दोस्तों, जो भी किसी भी लड़ाकू या किसी भी एक, कैसी बात करूं मैं सोनी भाई, क्षत्रिय जैसे। क्षत्रिय या जिसका खून खोलता हो, या जो भी आज तक उठाकर देख लो कि स्वतंत्रता सेनानी, तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आएगा। मैं किसी एक जात बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, हरियाणा की, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं। तो उसी हरियाणा को आज बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इन स्पोर्ट्स पर्सन के माध्यम से। तो सभी साथियों से निवेदन है मेरा। एक मैं बात रोको भाई आपकी। जी जी भाई। हरियाणा का मतलब है पंजाब और हरियाणा, और ये पश्चिमी पहले उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर हिमाचल भी था उसमें से कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम हरियाणा ही था ना, वो तो ज्यादा लड़ाके इधर ही थे अपने हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा और पंजाब एक ही था। तो वो जी कह जी रहे जी। हैं तो आप का लगा लो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जी जो जी। ये भारत के सीने में बसता है। वीर सिंह भाई ने, हम सुबह चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा आप बताइए वीर सिंह भाई। जो ये पंजाब है और पंजाब, का हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और कुछ हिस्सा अपना हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का कुछ हिस्सा हिमाचल का है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और और ये हरियाणा। हरियाणा जो अब हरियाणा में है। ये पूरा का पूरा पंजाब हुआ करता था प्राचीन काल में। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि 1966 को हरियाणा का अपना विभाजन हुआ, हरियाणा और या ये पंजाब का। हाँ, हरियाणा का जी जी जी। मतलब खंडन हुआ। तो उस तरीके से हम ये कहते हैं कि हम भारत माँ के सीने में बसते हैं। आप भारत माता का नक्शा देखिए,
पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो जैसे एक माँ की तस्वीर देखिए आप, भारत माता की जो नक्शा है उसमें एक माँ की तस्वीर देखिए, उसके हम सीने में बसते हैं। तो जो सीने में बसता है उसको दर्द ज्यादा एहसास होता है। मान लीजिए आपके पैर में दर्द होगा तो आपको पहले सीने में दर्द उठेगा कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं दर्द है, वो कमांड कहीं से भी घूम के आएगी, वो छाती में दर्द होगा। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा तकलीफ रहती है। लोग कहते हैं कि ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश इनको ज्यादा तकलीफ रहती है, इनको हाँ, ज्यादा क्या समस्या किसान रहती है। आंदोलन में बहुत सुनने को मिला ऐसी जब बातें। देखो ये अपना झंडा उठा के रखते हैं, भाई हम माँ भारती के सीने में बसते हैं, दर्द हमें होता है। हमें दर्द महसूस होता है उस माँ का। हाँ। जब उसकी छाती पे वो जहर बोया जाता है, चाहे वो जहर किसी भी प्रकार का हो, जातिवाद का हो या अपना नक्सलवाद का हो या खेतों में जहर बोने का काम हो या किसी भी इस प्रकार का कोई जहर हो, तो वो माँ भारती के सीने में जब बोया जाता है या दहलाया जाता है सीना माँ भारती का, तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, हमें महसूस होता है, हम जल्दी उसे एनालाइज कर लेते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं, आप समझिए। जी जी साथियों, और यही शायद वीर सिंह भाई कारण है कि जितने भी वीर सपूत हुए हैं, जो सीने में आग लगती है ना सबसे ज्यादा, जैसे वीर सिंह भाई ने बताया कि जो दर्द होता है वो यहीं पे होता है। और वो जो अभी एरिया बताया ना आपने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा पूरा, और आपका पंजाब और उधर हिमाचल प्रदेश, ये माँ भारती का सीना है। और सीने में सबसे पहले दर्द होना लाजमी बात है। पैर चोट में लगे, सर में लगे, जहां मर्जी लगे, दर्द आपके सीने में होगा सबसे पहले। आपकी दिल की धड़कन बताएगी कि दर्द कहाँ हो रहा है। तो ये कारण है कि माँ भारती ने वीर सपूत पैदा किए, इस एरिया में सबसे ज्यादा हुए हैं। आपको कहीं भी चोट लग जाए, माँ का सीना दहल जाएगा, हाँ मेरे बच्चे को चोट लगी, तो हम वहीं के और निवासी यही हैं। यही कारण है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन, कुश्ती के, पहलवानी के, आपका बैडमिंटन के, आपका जो अभी बात करें कि जो अपना नीरज चोपड़ा है वो भी हमारे पानीपत से ही है, सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ से क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ वो एक बात सुनी होगी आपने, दूध दही का खाना यह है मेरा हरियाणा। तो भाई ऐसे नहीं बोला, वो सोच समझ के हमारे बुजुर्गों ने ये कहावत बनाई है। जितने भी कॉमनवेल्थ के गेम्स हैं सबकी अगर तो साथियों एक बनाए तो हरियाणा और पंजाब का नाम ही आता जी है। जी जी, तो साथियों लास्ट में एक बात कहूँगा, बचा लो इन तीन कौम को, किसान, जवान और पहलवान को। अगर ये सड़क पे आ गई ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देश बर्बाद है बिल्कुल। अगर ये बच गए तो क्या आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या इसके एजेंट और क्या इल्यूमिनेटी फैमिलीज, सब के सब दरी रह जाएंगी। और करण भाई मैं आपकी बात रोकता हूँ, मतलब आपने बोला है कि किसान, जवान और पहलवान, इनको बचा लो नहीं देश बर्बाद में है। तबाही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम। या तो इनकी सुन लो, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर ये अपने तरीके से सुनाएंगे। जी जी जी, ऐसा ही है। सरकारों को ही ला के रख देंगे। अब किसान, पहलवान और जवान, ये है हमारे देश का अभिमान। जी जी इसको बचा बिल्कुल, लीजिए। इसको बचा लीजिए। तो लास्ट में एक ही बात बोल लूंगा, ये तीन तबके हैं, मैं किसी जातिवाद, किसी नक्सलवाद, किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ही मैं करना चाहता। हम सब इससे कोसों दूर हैं, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो एक परिवार है, उस परिवार को बचाना हमारा फर्ज है। ठीक है साथियों, तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा फिर से, जैसा कि वीर सिंह भाई ने स्लोगन दिया है, किसान, जवान और पहलवान, यही है हमारे भारत देश का अभिमान। तो इनको बचा लीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। अमर रहे।